ये हैं बॉडी बिल्डर, ये हैं पावर लिफ्टर, और ये हम हैं। मैं अपने आप को ना बॉडी बिल्डर कंसीडर करूंगा ना पावर लिफ्टर कंसीडर करूंगा, बिकॉज हम वो लोग हैं जो अपने आप को लाइफ में फिट रखना चाहते हैं और जिम को सीरियसली लेते हैं, ताकि हम लोग अच्छा अमाउंट ऑफ मसल साइज डेवलप कर सकें और अच्छा अमाउंट ऑफ मसल स्ट्रेंथ डेवलप कर सकें। इन सभी गोल्स के अलग अलग ट्रेनिंग मेथड हैं। इन सब चीजों में सक्सेस हासिल करने के लिए काफी सिमिलर मेथड है, जैसे कंसिस्टेंसी, टाइम, मनी, डेडिकेशन एंड वन मोर थिंग विच इज जेनेटिक्स। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे सवालों के बारे में जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसे जेनेटिक्स कितने इंपॉर्टेंट है मसल बिल्डिंग के लिए, या क्या इंडियन जेनेटिक्स दुनिया के अंदर सबसे वर्स्ट जेनेटिक्स है। बेसिकली ये वो टॉपिक है जिसके ऊपर मैंने सबसे ज्यादा रिसर्च करी है और मुझे सबसे ज्यादा मेरी फिटनेस जर्नी के अंदर परेशान करने वाली टॉपिक है। मैं स्टार्टिंग से अपनी पूरी जर्नी के अंदर हमेशा अपने आप को ये समझाता हुआ आया हूँ कि जेनेटिक्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, पर सच्चाई तो ये है कि जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है मसल बिल्डिंग के लिए। काफी रिसर्च करने के बाद, डिस्कशन करने के बाद और मेरी और एनान की पूरी कंप्लीट जर्नी देखने के बाद मेरा जो कंक्लूजन निकल के आया, जेनेटिक्स 50% रोल प्ले करता है आपकी फिटनेस जर्नी के अंदर, एंड बाकी जो 50% है वो बचे हुए आप ऐसी चीजें जिनके ऊपर कंट्रोल कर सकते हो, जैसे डाइट हो गई, ट्रेनिंग हो गई, कंसिस्टेंसी हो गई। ये वो चीजें जिनके ऊपर आप पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हो, बट जो बचा हुआ 50% वो है जेनेटिक्स, जिसके ऊपर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं। देखो, इसको ऐसे समझो, अगर एक बंदा जिसके इंसेन जेनेटिक्स हैं, अगर वो थोड़े से भी एफर्ट डालेगा ना तो उसके रिजल्ट ज्यादा अच्छे आएंगे कंपेयर टू उस बंदे के जिसके जेनेटिक्स वीक हैं। मैं जानता हूँ कि आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये बात सुन के बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, बट सच्चाई यही है। देखिए, डिमोटिवेट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप देखोगे जिनके जेनेटिक्स खराब भी है ना तो उनको वो रिजल्ट्स मिल जाते हैं जो आप इमेजिन नहीं कर। तो ये जो पिक्चर देख रहा हूँ, ये एनान है और ये मैं हूँ। हम दोनों ने स्टार्टिंग ऑफ द डे 1 से जिम साथ में शुरू करा था। इवन दो हमारी ट्रेनिंग का जो टाइमिंग था वो भी सेम था, हम लोग डाइट सेम लेते थे, स्लीप अमाउंट जो था हमारा वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर था। उसके बाद भी एनान के आर्म्स के जेनेटिक इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि जब एनान ने जिम शुरू करा था ना तब भी उसके आर्म्स ऐसा लगता था कि वो जिम जाता है, बट मेरे आर्म्स इतने डाइट थे कि मैं 7-8 महीने देने के बाद भी मेरे आर्म्स उतने डेवलप नहीं हो पाए थे। लोग मुझसे कहते थे भाई इसके जैसा आर्म्स लगाया करो ना, ये ज्यादा अच्छे आर्म्स लगाता है। भाई इतना गुस्सा आता था मुझे सीरियसली, यार मेहनत वो भी कर रहा है, मेहनत मैं भी कर रहा हूँ और लोग उसको अप्रिशिएट करके जा रहे हैं। ये सबसे ज्यादा खराब चीज होती थी। रीजन सिर्फ एक था कि लोगों को जेनेटिक्स की इंपॉर्टेंस ही नहीं पता थी। पर मैं आपकी बात करूँ तो बहुत ज्यादा मेरे बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज नहीं आया, बट हाँ स्टिल मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि थोड़े टाइम के अंदर, और मतलब जब टाइम में धीरे धीरे निकालता जाऊंगा और मैं कंसिस्टेंट रहूंगा, मैं रेगुलर जिम जाऊंगा, डाइट प्रॉपर लूंगा, ट्रेनिंग प्रॉपर करूंगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा जो मेरी ड्रीम फिजिक है मैं वो अचीव कर सकता हूँ। और यही चीज मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है आगे बढ़ने में। अब सवाल ये आता है, क्या इंडियन जेनेटिक्स दुनिया में सबसे वर्स्ट हैं? पता है, मिस्टर ओलंपिया की 60 साल की हिस्ट्री में आज तक एक भी इंडियन फाइनल्स में नहीं पहुंचा। सिर्फ ओलंपिया में पार्ट लेने वाले ही 8 से 10 होंगे मुश्किल। क्या आपको ये पता है कि इंडियंस की एवरेज हाइट 5.5 से 5.6 तक होती है? इंडियन फुटबॉल टीम आज तक वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर पाई है। इंडियन जेनेटिक्स वर्स्ट जेनेटिक्स होते हैं, इसको समझाने से पहले एक छोटी सी थ्योरी मैं आपको बताना चाहूंगा जिसको कहते हैं पोटेंजर्स थ्योरी। पोटेंजर्स ने 2 कैट्स से ग्रुप लिए, ग्रुप ए और ग्रुप बी। पोटेंजर्स ने ग्रुप ए की कैट्स को बहुत अच्छी डाइट, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया और ग्रुप बी की कैट्स को सिर्फ इतना खाना दिया जिससे वो सरवाइव कर पाए। इसके बाद जब टाइम गुजरता गया तो जो ग्रुप ए की कैट्स थी उनके जब बच्चे हुए तो वो काफी हेल्दी हुए, और ग्रुप बी की जो कैट्स थी उनके जो बच्चे हुए वो काफी वीक हुए। उसके बाद फिर ये सेम प्रोसेस ने उनके बच्चों पे भी किया। ग्रुप ए की जो फर्स्ट जनरेशन थी और थर्ड जनरेशन थी उसका डिफरेंस इतना था कि 50% का जितना डिफरेंस था। और सेम अगर हम वीक कैटेगरी की बात करें यानी ग्रुप बी की, तो उसके फर्स्ट जनरेशन और थर्ड जनरेशन में 50% का डिफरेंस था, लेकिन बच्चे और वीक हो गए थे। अब आप बोलोगे कि इस थ्योरी का हमारी इंडियन जेनेटिक्स से क्या रिलेशन है? हम इंडियंस ने अप्रोक्सीमेटली मिलेनियम ऑफ ह्यूमिलेशन सही है, हमने 1200 साल गुलामी सही है। इंडियंस के पास 35 से 45% तक जीडीपी थी अराउंड दी वर्ल्ड, लेकिन जब यहाँ से ब्रिटिशर्स गए तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था। तो आपको नहीं लगता जो हमारी ओल्डर जनरेशन थी उनके पास ना सही से खाने को खाना था, ना रहने को घर था, उन लोगों को किस किस चीज को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा? लाइफस्टाइल के अंदर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, उनकी डाइट के अंदर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड सो ऑन। तो सबसे बड़ा रीजन बना हमारे इंडियन जेनेटिक्स से वीक होने का। पर हम अब की बात करें तो इंडियंस का वे ऑफ लिविंग काफी बदला है, जिसकी वजह से जो जेन ज़ी है अगर आप देखोगे तो उसमें काफी स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग बच्चे हैं आज के टाइम के।
तो अगर 20 से 25 साल पहले की बात करूं ना, तो मैं इतना ज्यादा बच्चे हाइट और हेल्थ पे इतने नहीं होते थे, बट आज के टाइम में काफी अच्छी ग्रोथ है इंडियंस की भी। सो जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी और हमारे इंडियन जेनेटिक्स के स्ट्रॉन्गर होने के चांसेस हैं फ्यूचर में। तो जो क्वेश्चन था कि क्या इंडियन जेनेटिक वर्स्ट होते हैं, हाँ इंडियन जेनेटिक वर्स्ट होते हैं। क्या फ्यूचर में इंडियन जेनेटिक्स चेंज होंगे? इसका जवाब है यस। फ्यूचर में इंडियन जेनेटिक्स 110% चेंज होंगे और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे पहले के कंपैरिजन में। सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।